देखो जितना मैंने कल तक पढ़ाया था 2 मिनट के अंदर वो खत्म करता हूँ। इसके बाद आज से अपन स्टार्ट करेंगे आगे का। हमने स्टार्ट ये किया था कि बैक्टीरियल सेल के आउटर मोस्ट लेयर मेनली 2 पार्ट से मिलकर बने हैं। पहला सेल वॉल और दूसरा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल सबसे आउटर लेयर है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आउटर लेयर है, रिजिड होता है। और रिजिड क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसके कुछ काम हैं, सभी लोगों को उसके फंक्शंस पता है। जैसे सबसे पहले फंक्शन हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार के ऑस्मोटिक डैमेज से बचाता है। अब एक चीज मैंने पहले भी बताया था, मान लो जैसे कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर मान लो एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए खाते हैं कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, किल हो जाए। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी तो जान है, और बैक्टीरिया के अंदर अगर जान है तो उसको बचाने के लिए भी भगवान है। मतलब अपन मानते हैं ना एक चीज कि जैसे अपन है, अपनी अगर तबीयत खराब हो रही है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। ठीक किसी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना है कि अगर हमें बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर हमें बाहर से किसी भी प्रकार का अटैक हो, इन्फेक्शन हो, तो हम बच सकते हैं। कुछ नेचुरल सिस्टम बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? ठीक वैसे ही बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल क्या क्या काम करता है? पहले तो सेब उसका देता है, दूसरा प्रोटेक्शन का काम करता है। एक तरह से ये कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, देखो जैसे मान लो अपन एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक जैसे ही खाए तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया भी कोशिश करता है कि बचे। तो जो भी बैक्टीरियोफेज है या एंटीबायोटिक है, उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आता है सामने? सेल वॉल। इसलिए ये कह सकते हैं कि सेल वॉल एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। इसके साथ ही साथ वो क्या होता है? सेप भी देता है, सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल के काम सबको याद रहेंगे क्या क्या? सेप देता है, फिर सेल डिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि किसी प्रकार के बैक्टीरियोफेज या एंटीबायोटिक का जो रिएक्टिंग साइट होता है, एक्टिंग साइट होता है, वो कौन होता है? सेल वॉल होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल है, तो वो भी यही बोलते हैं डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। वो हेल्प करता है एक्चुअल में सेल वॉल। ठीक उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से अलग करता है। देखो बीच की लेयर है, तो ये साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से अलग करता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब जो नेसेसरी मेटाबॉलिटीज हो उनको अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, जो जरूरी नहीं है उसको अंदर नहीं जाने देता। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक प्रकार का कोलाइडल फ्लूइड है, मैंने बताया था। कोलाइडल फ्लूइड का मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि विस्कस है, वाटरी है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भरे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो राइबोसोम हो, मीसोसोम हो, डीएनए हो या न्यूक्लियस हो, वैक्यूल्स हो, ये सारी चीजें कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा किसी किसी बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फ्लैजिला, कैप्सूल, फिम्ब्रियाई, ये किसी किसी बैक्टीरिया में होता है। अब कल तक हमने ये सारी चीजें देख ली थी। आज से स्पेसिफिक अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे राइबोसोम। क्लियर? साइटोप्लाज्म तक पढ़ लिए थे। अब साइटोप्लाज्म में सबसे पहले इंक्लूजन अपन क्या देखते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम कहां पाया जाता है?
साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस ना हो तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन ही बेस है, स्ट्रक्चरल है। जैसे कि हम बोलते हैं, एक वर्ड में बोल दिया कि हमें मकान बनाना है तो ईंट से मकान बनता है, लेकिन ईंट किससे मिलकर बनता है, मिट्टी से। तो वैसे मिट्टी का क्या हो गया, प्रोटीन। तो अगर मिट्टी ही नहीं है तो मकान बनने की संभावना ही नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर कौन देता है, प्रोटीन। तो बैक्टीरिया में भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होता है, राइबोसोम से। राइबोसोम में मेनली अपन ये देखते हैं राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन, दो मेन कंपोजिशन होते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम में। कौन कौन से, आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया में। फिर देखो राइबोसोम के बाद सेकेंड वर्ड आता है क्या, मीसोसोम्स। देखो राइबोसोम में एक चीज और याद रख लेना, शायद पता ना चले तुम लोग को, मतलब बहुत डिटेल वाली बात है। क्या होता है, जब कभी भी ना हम लोग यूनिट्स देखते हैं कि इनका सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, तो लगभग 70 टाइप का होता है, जिसमें 50 और 30 दो अलग अलग डिवाइड में होता है, वो सब छोड़ दो। चलो मीसोसोम्स अपन देखें समझने के लिए। सेकेंड इंक्लूजन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, मीसोसोम। चलो जैसे कि अगर हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, हमें सांस लेना रहता है, हमारे में बॉडी में अगर पावर हाउस क्या बोलते हैं, सेल्स में हमारे पावर हाउस क्या है, ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, एनर्जी को स्टोर करता है। चलो मान लिया एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक वैसे ही चूंकि बैक्टीरिया सेल में ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है और ना तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ये दोनों ही चीजें बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई जाती, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो उसकी जगह रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए क्या पाया जाता है, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स मेनली बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए है। सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं, मीसोसोम्स में। ये देखो थोड़ी सारे ऑर्गेनेल से हटके, मैं केवल साइटोप्लाज्म अपन देखें, देखो बाहर का स्ट्रक्चर तो सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर पूरा फ्लूइड क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। अब देखो मान लेते हैं अपन, एक समझना, यहां जैसे पहले वाला इमेज लाओ, सबसे पहला बैक्टीरियल सेल, ये देखो अपन क्या देख रहे हैं, ऊपर एक राउंड वाला बना है, उसमें मीसोसोम्स है। बाकी साइटोप्लाज्म में देखो डीएनए है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर है। उसको अगर अपन देखेंगे मीसोसोम्स को, तो कहां से जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और ऊपर ही लटका हुआ है, वही राउंड है, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है। जैसे अपन क्या होता है, आपके एप्रोन में एक पॉकेट है, ऊपर भी नीचे भी। ये पॉकेट कैसे है, शर्ट से ही लगा हुआ है, लेकिन उसमें कवरिंग बाहर से है। ठीक वैसे ही कौन सा है, ये मीसोसोम्स है। एक प्रकार का ये वेसिकुलर मल्टीलेमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। मीसोसोम्स कैसा है, वेसिकुलर मल्टीलेमिनेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि एक प्रकार के पॉकेट के रूप में संरचना बनाता है बैक्टीरिया में। और मेन क्या काम है इसका, सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं, मीसोसोम्स में पाए जाते हैं। क्लियर, आगे आओ। हाँ बस, अब सेकेंड आता है मेन बैक्टीरिया में, वो है न्यूक्लियस। अब बताओ ह्यूमन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, उसमें अपन देखते हैं कि चारों तरफ एक कवर होता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। ह्यूमन सेल्स में होता है ना, या एनिमल सेल्स में अपन देखते हैं सेल्स है, सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन या आवरण पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किस में नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। इसमें अगर अपन देखें तो क्या रहेगा, डीएनए, स्वाभाविक सी बात है, न्यूक्लियस में चाहे वो एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो
ठीक वैसे ही बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में रहता है। देखो जैसे कि अपन देखते हैं ह्यूमन बॉडी में अपन स्ट्रक्चर निकले तो हेलिकल स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक अगर अपन बैक्टीरिया में देखेंगे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में होता है। सर्कुलर फॉर्म में अगर इसको स्ट्रेट कर दे तो लेंथ में काफी बड़ा होता है, लगभग 1 mm का। लेकिन अगर अपन इसको सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया में जनरली अपन ये देखते हैं कि डीएनए कहीं जो ये डबल स्ट्रैंडेड है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है तो नए सेल्स बनते हैं। जैसे अपन देखें सेल डिवीजन में क्या होता है, एक डीएनए का स्ट्रैंड निकलता है, दूसरे से जाके जुड़ता है तो नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक बैक्टीरिया में भी वही होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड निकला, एक अपना फोटोकॉपी बनाया, उससे एक नया डॉटर सेल्स बन जाता है। ये सिंपल प्रोसीजर होती है, बाइनरी फिजन में यही होता है। कई बार क्या होता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप में ग्रोथ करने की क्षमता रखता है, मतलब खुद डिवाइड हो जाता है। उसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का रोल बहुत है, बाद में अपन समझेंगे कि प्लाज्मिड के क्या क्या रोल है। इतना लेकिन हमेशा याद रखना कि डीएनए तो रहता है लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बाहर एक अतिरिक्त संरचना बन जाती है जो कि जिसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सके या डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। क्लियर? यहां तक याद रहेगा ना सबको डीएनए के बारे में? राइबोसोम, मीसोसोम, न्यूक्लियस या डीएनए। इससे पहले अपन ने सेल वॉल देख लिया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देख लिया। जो मेन स्ट्रक्चर है किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में यही है। ये सारी चीजें सबको पता होना चाहिए किसका क्या काम है। सेल वॉल का काम पता होना चाहिए। सेल वॉल का मेन का क्या काम है? हाँ बेटा एक चीज और बताना भूल गया था, ये चीज हमेशा याद रखना। देखो न्यूक्लियस का जो पार्ट है ना, इसको अपन लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। अगर डायग्नोस करना है न्यूक्लियस को तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना रहता है। लाइट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरियल न्यूक्लियस को देख पाना पॉसिबल नहीं है। इनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे आओ। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक यही है कि सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, मेसोसोम है, डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, ये बेसिक है। लेकिन इसके अलावा किसी किसी बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर पाते हैं। एडिशनल स्ट्रक्चर का मतलब कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती है जो उनको स्पेसिफिक बनाते हैं। कैप्सूल, मैंने बताया था पहले भी कि अपन ने बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में देखा था कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग बन जाती है, वो क्या कहलाता है? कैप्सूल। अब होता क्या है, बैक्टीरिया से जो साइटोप्लाज्म है वहां से ना कुछ कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है, एक प्रकार का एमॉर्फस सीक्रेशन रिलीज होता है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म से एमॉर्फस सीक्रेशन रिलीज होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण कर लेता है। जब वो आवरण का निर्माण कर लेता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैप्सूल। बैक्टीरिया के चारों तरफ मतलब साइटोप्लाज्म में एमॉर्फस सीक्रेशन हुआ, उसने बैक्टीरिया के चारों तरफ एक आवरण बना लिया, एक कोटिंग, एक लेयर बना ली। उस लेयर को क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल बहुत थिन होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा है। सेल वॉल साइज में काफी थिक है, लेकिन अगर कैप्सूल को देखेंगे तो कैप्सूल साइज में काफी थिन होता है, वेट तो उसकी काफी कम होती है। कई बार क्या होता है, अपन ये तो मानते हैं कि एमॉर्फस सीक्रेशन हुआ, वो काफी देर तक पूरे परमानेंट अगर बना हुआ रहेगा तो कैप्सूल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें क्या होता है, एमॉर्फस सीक्रेशन होता है, चारों तरफ लेयर भी बनाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो सीक्रेशन है वो साइटोप्लाज्म या फिर सेल वॉल में आके फिर से डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसी सरफेस में चारों तरफ फिर से आके मिल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्लिम लेयर। तो बैक्टीरिया में दोनों ही चीजें बनती है, कैप्सूल भी बनता है और स्लिम लेयर भी बनता है। लेकिन कैप्सूल क्या होता है, जब ये बन जाता है तो चारों तरफ एक थिन लेयर बना लेता है, हमेशा बना रहता है।
लेकिन अगर स्लिम लेयर को देखेंगे अपन, तो स्लिम लेयर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उस सराउंडिंग जो सरफेस है उसमें डिसॉल्व हो जाता है या मिल जाता है। क्लियर? कैप्सूल समझ गए हो ना? बैक्टीरिया है, साइटोप्लाज्म है, उससे सीक्रेशन होता है, एमॉर्फस सीक्रेशन, और चारों तरफ एक क्या बना लेता है, आउटर कवरिंग लेयर, जो सेल वॉल के ऊपर भी रहेगा। आउटर कवरिंग लेयर होगा जो कि थिन होता है, इतना थिन होता है कि उसको देखने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। जनरली अपन नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हम देख रहे हैं, हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, किसी में भी देख रहे हैं, हमें कैप्सूल दिखाई नहीं देगा। स्लिम लेयर तो मान लो सराउंडिंग हो गया, वो मिल गया उसमें आके, तो उसकी तो बात ही अलग हो गई। कैप्सूल को देखने के लिए सबसे अधिक जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं वो होता है इंडिया इंक प्रिपरेशन। जैसे ये बैक्टीरिया है ना, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इसके चारों तरफ देखो एक कवर आ गई, तो ये ऐसा दिखाई देने लगे। जैसे बैक्टीरिया चाहे कोकाई हो, बेसिलाई हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर उसके ऊपर मान लो कैप्सूल है तो ऐसे दिखाई दे। तो ये तभी पॉसिबल है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टेनिंग करनी रहती है उसके लिए। स्टेनिंग में अभी अपन समझेंगे कैसे क्या होता है। मान लो कोई भी एक चमकदार चीज है, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत चमक होती है, मान लेते हैं अपन, और वो एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। एक ये मान लो लाइट जल रहा है, वहां से फोकस आ रहा है पूरा, अपन लाइट बंद कर दे सब जगह से, तो आराम से हमें दिख जाएगा। अगर वही मान लो इसी के बराबर पूरा लाइट अपन जला दे कमरे में, तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि ये लाइट कहां से जल रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो? कुछ भी अगर चमकदार चीज एक छोटे जगह पे है तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा अगर लाइट उसमें प्रॉपर अमाउंट में जाएगा। लेकिन आगे पीछे का लाइट बंद कर दो, केवल उसी का लाइट जलने दो, तो वो दिखाई दे जाएगा। ठीक वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूं, कैप्सूल एक स्लिम लेयर है, एक अलग से लेयर है। बैक्टीरिया का तो पार्ट नहीं हो, तो सीक्रेट होकर आउटर लेयर बना लिया है। अब हम क्या करें, कुछ ऐसा स्टेन कर दे कि वो बैकग्राउंड पूरा डार्क कर दे, पूरा पीछे का जो भी होगा अंधेरा हो जाएगा, तो जो चमकदार अलग से लेयर बनी वो दिखाई देने लग जाएगी। तो उसी स्टेनिंग को हम क्या करते हैं, इंडिया इंक प्रिपरेशन। क्या कहते हैं, इंडिया इंक प्रिपरेशन। इंडिया इंक प्रिपरेशन में क्या होगा, बैकग्राउंड स्टेन हो जाएगा, वो अनस्टेन्ड रहेगा, तो आसानी से हमें कैप्सूल दिखने लग जाता। इंडिया इंक प्रिपरेशन के माध्यम से हम बैक्टीरियल कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोप में कैप्सूल को देख पाना पॉसिबल नहीं है। अब कैप्सूल, जैसे सेल वॉल के फंक्शंस हैं कि सेल वॉल क्या काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है, सेल डिवीजन में काम करता है, बैक्टीरियोफेज के अटैकिंग साइट है। ठीक वैसे ही चूंकि सबसे आउटर लेयर क्या है कैप्सूल, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ये, तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ चूंकि बैक्टीरिया कई पार्ट है, तो इसमें एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, डिजीज कॉज करने की क्षमता को बैक्टीरिया के बढ़ा देता है। जैसे सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 2 हाथ है तो मैं काम करता हूं, अगर 3 हाथ आ जाए तो और काम करने लग जाऊंगा। जैसे सीधे तुम ही लोग को अगर मैं बोल दूं कि पीछे जाके कुछ काम करो, मतलब वो क्या लगा, वो कट गया, धान कुछ लगा था ना पीछे, मान लो धान लगा है पीछे खेत में, किसी एक को बोल दूं जाके काटो, एक के बस किए काटने एक दिन में, लेकिन सब जाओगे तो तुरंत कट जाएगा। ठीक वैसे ही बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा कुछ एंटीजेंस आ जाए तो डिजीज कॉज करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वैसे ही अगर कैप्सूल का निर्माण हो गया है तो उसमें भी एंटीजेंस आ जाते हैं, और एंटीजन आने की वजह से उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक चीज और होता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि डिजीज कॉज करता है, ये तो बैक्टीरिया का पार्ट हो गया, ये उसकी क्षमता बढ़ रही है, हमें उससे फायदा नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसने डिजीज कॉज कर दिया, जिसमें कैप्सूल है, जैसे एक एग्जांपल के लिखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है, एक अच्छा थिन वाला, जो डिजॉल्व ऐसे सराउंडेड पे डिजॉल्व नहीं होता, जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है, सब लोग सुने हो। अब निमोनिया को बोल लो मुझे डायग्नोस करना हो, तो बहुत सारे तरीके डायग्नोस करने के, लेकिन एक तरीका अपन ये भी कर सकते हैं कि अपन टेस्ट लगाए, जैसे कि तुमने सुना होगा कभी भी
जैसे टाइफाइड का टेस्ट सुना है सब लोगों ने, टाइफाइड लगाते हैं अपन तो बता देते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसमें अपन ये देखते हैं मेनली कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया का या तो एंटीजन होगा या एंटीबॉडी होगा। मान लेते हैं बैक्टीरिया का एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया तो आप उस एंटीजन को डिटेक्ट कर लो, या फिर आपकी बॉडी में जब बैक्टीरिया आया था तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। तो क्या होता है, जब एंटीजन जो होता है ना वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनाता है। तो दो में से एक चीज भी अगर डिटेक्ट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एंटीजन इसी का है। नहीं आया अभी ये समझ में? इसको समझने के लिए समझना हो तो एक चीज और समझ लो, जैसे कि अपन अभी ऊपर क्लास में जाएं, सब लोग बैठे हो और एक बच्चा गायब हो जाए, उसका बैग वही छूटा रहे, तो मैं बोलूंगा ये कौन यहाँ से उठ के गया है, तुम लोग बैग देखोगे और बैग देख के बता दोगे कि कौन था यहाँ, ये लड़का यहाँ बैठा हुआ था, आराम से बता दिए। ठीक वैसे ही क्या होता है, अगर मान लो, तुम्हारा नाम बताओ, किसी एक बच्चे का नाम बताओ, मान लो क्या हुआ, शिवम एक एंटीजन का नाम है, ठीक है। अब शिवम, चलो शिवम को एक बैक्टीरिया मान लेते हैं, शिवम एक बैक्टीरिया है और शिवम के अंदर ये मान लेते हैं ए एंटीजन है, और शिवम की कैपेसिटी ये है कि वो बी एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब ए एंटीजन इसके पास है और ये जब किसी की बॉडी में जाएगा तो क्या निर्माण होगा, बी एंटीबॉडी। अब मेरी बॉडी में मैं टेस्ट लगाऊं तो अगर मुझे ए एंटीजन दिखेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये शिवम का है, और अगर बी एंटीबॉडी दिख जाएगा तो भी क्या है, शिवम है। तो क्या होगा, अब यही चीज इसमें बढ़ गया, कैप्सूल आ गया है तो कैप्सूल में एंटीजन भी है, और हम जब टेस्ट लगाएंगे तो हो सकता है एक कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्ट कर लें। तो अगर जो एंटीजन हम डिटेक्ट करें वो बता सकता है कि ये कैप्सुलर एंटीजन है। तो किसी भी बैक्टीरिया के स्पीसीज के स्पेसिफिसिटी को बढ़ाता है। मतलब जैसे कि शिवम को पता कर ले अपन, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कैप्सूल में मान लेते हैं ए एंटीजन है, और अपन डिटेक्ट कर ले तो आराम से बता देंगे कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही का है। तो एक तरीके से कैप्सूल का एक काम और क्या बढ़ जाता है, ये स्पीसीज की स्पेसिफिसिटी को बढ़ा देता है डायग्नोसिस में। मतलब बताता है कि ये इसी का है। जैसे ब्लड ग्रुप आप लोगों का सिंपल, मैं बोलूँ आपका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आपकी बॉडी में एंटीजन है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि ये कैप्सूल में ये है तो इसका मतलब ये है। क्लियर? तो कैप्सूल होने से एक प्रोटेक्शन भी बढ़ता है, वायरुलेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी भी बढ़ती है। मतलब एंटीजन अपन डिटेक्ट कर लेते हो तो स्पीसीज को भी पहचानने में मदद मिलता है। आगे आओ बेटा। अब आता है सेकेंड पार्ट, अतिरिक्त स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फ्लैजिला। कैप्सूल समझ में आ गया कि क्या है कैप्सूल। अब हम समझ रहे थे कैप्सूल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो कैप्सूल के फंक्शन अपन ने ये समझा कि एक एक्स्ट्रा लेयर है तो प्रोटेक्शन और दे देता है, ठीक है। अब उस कैप्सूल में एंटीजन भी पाया जाता है तो वो एंटीजन डिजीज कॉज कर सकता है, तो वायरुलेंस कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब वो एंटीजन मान लेता हूं जो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, जो डिजीज कॉज करता है, तो उस एंटीजन को अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये इस बैक्टीरिया का है। तो ये कह सकते हैं कि कैप्सूलर एंटीजन से हमें पता चला। इसलिए कैप्सूल्स और क्या मदद करता है, उस स्पीसीज की स्पेसिफिसिटी, मतलब उसको पहचानने में मदद करता है। तो एक काम फंक्शन ये भी हो गया। क्लियर? हाँ। अब अगला पार्ट क्या आता है, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला, ये लास्ट फ्लैजिला पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी कल देखेंगे, ठीक। फ्लैजिला नाम सुना है सबने बेटा, शुरू से बोला था डायग्राम बना लेना, एक एक पार्ट्स आएगा। फ्लैजिला बैक्टीरिया में अपन देखते हो बाहर एक पूंछ जैसे निकला रहता है। हाँ, तो ये एक तरह से ये मान लेते हैं एक ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है, एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर निकला। देखो इसमें इतना मोटा नट बोल्ट जैसे बना के डायग्राम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कितना बड़ा है। बैक्टीरिया ही साइज में छोटा है, 2.5, 3, 4 माइक्रोमीटर का, बहुत बड़ा बैक्टीरिया नहीं है। अब उसमें भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसका मतलब मत समझो इतना बड़ा होता है। बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है थ्रेड के जैसे, वो होता है फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला मेन किस में काम करता है, बैक्टीरिया के लोकोमोशन में।
मतलब बैक्टीरिया के मोटिलिटी में, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए बैक्टीरिया किसके यूज करते हैं? फ्लैजिला का। अब ये स्ट्रक्चर समझो फ्लैजिला का, ये पर मान लो इकोलाई है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया देखो ये बाहर, ये फ्लैजिला है, ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड में पैर है बैक्टीरिया का, और इस पैर की मदद से बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। तो बाहर ये देख रहे हो इतना पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो जो ये सबसे बाहर की लेयर है, ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं, देखो कहां से जुड़ा होता है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है, ये सेल वॉल से अटैच नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक जुड़ा हुआ है। देखो नीचे लिखा हुआ है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अटैच है कौन? फ्लैजिला, और वहां से एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से रहता है और मूवमेंट में काम करेगा। तो अपन सबसे बाहर का पार्ट जब देखें, फ्लैजिला का जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फ्लैजिलिन। सबसे आउटर लेयर क्या होता है फ्लैजिला का? फ्लैजिलिन। ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? फ्लैजिलिन। ये फ्लैजिलिन बाद में जाकर के कहां जाके जुड़ता है? आउटर मेम्ब्रेन में, मतलब सेल वॉल में। कहां जाके जुड़ता है? सेल वॉल में, आउटर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन से वो कहां तक आता है? देखो पेप्टाइडोग्लाइकोन के लेयर तक, पेप्टाइडोग्लाइकोन के लेयर तक रहेगा। 3 पार्ट्स में मिलकर फ्लैजिला पूरा डिवाइड है। अब इसको और अच्छे से समझो तो 3 पार्ट में फ्लैजिला है। ऊपर का पार्ट कहलाता है हुक, और ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? बेसल बॉडी, और ऊपर का फिलामेंट्स। क्लियर? सबसे ऊपर जो फ्लैजिलिन वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट हो क्या कहलाता है? फिलामेंट। फिर एक हुक के माध्यम से वो आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ता है, एंड देन वो जो हुक है वो कहां से जाके जुड़ता है? बेसल बॉडी से। 3 पार्ट में फ्लैजिला है। तो फिलामेंट सबसे आउटर लेयर होता है, फिलामेंट हुक से जुड़ता है, हुक कहां आकर अटैच होता है? सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल के आउटर मेम्ब्रेन में आके अटैच कौन होता है? हुक। और हुक कहां तक जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकोन के लेयर तक। पेप्टाइडोग्लाइकोन के लेयर के बाद लास्ट पार्ट आता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में अपन देखेंगे 2 रिंग्स हैं। देखो यहां वाले, यहां स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे 2 रिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ग्राम पॉजिटिव में एक ही रिंग पाया जाता है, ये डिफरेंस होता है फ्लैजिला में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो आउटर रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो केवल ग्राम नेगेटिव में होता है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें फ्लैजिला है तो एक रिंग पाया जाता है। ये क्लियर? अब फ्लैजिला का काम क्या क्या है? मेन लोकोमोशन में काम करता है, लेकिन पार्ट किसका है? बैक्टीरिया का ही है। मैंने एक दिन भी बताया था, अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज एक जगह पर आ जाए और इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसी पार्ट में करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता है चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाने के तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। इसलिए जिस भी बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उनकी डिजीज कॉज करने की क्षमता अधिक होती है। वायरुलेंस कैपेसिटी को कौन बढ़ाता है? फ्लैजिला। एक तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा वायरुलेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है, तीसरा फ्लैजिला में भी एंटीजन पाया जाता है तो वो एंटीजन भी पहचानेगा। मान लेते हैं जैसे तुम साल्मोनेला, सब लोगों ने टेस्ट सुना टाइफाइड का, सुना है ना? अब एक चीज बता देता हूं, टाइफाइड के रिपोर्ट में तुमने देखा OH, देखा होगा OH AH BH ऐसे रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है, देखा है कि नहीं देखा? कितने लोगों ने रिपोर्ट देखा है? देखा है? रिपोर्ट में लिखा रहता है ओ, नहीं, चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। रिपोर्ट में अब जब जाके देखना, डाउनलोड करोगे जब भी कभी भी रिपोर्ट या किसी कोई का टेस्ट कराएगा तो टाइफाइड का, उसमें देखना O रहता है और H रहता है। तो जो H रहता है ना वो होता है फ्लैजिलर एंटीजन, कि इसकी बॉडी में फ्लैजिलर एंटीजन, तो साल्मोनेला टाइफी में फ्लैजिला पाया जाता है। तो उसी एंटीजन को हमने डिटेक्ट कर लिया तो बता दिया हाँ भाई इसको टाइफाइड है। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। तो ये भी स्पीसीज स्पेसिफिसिटी को पहचानने में मदद करता है कौन? फ्लैजिलर एंटीजन। ये कहानी है फ्लैजिला की। अब अपन ये देख रहे हैं कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है किसी भी बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, लेकिन हर सारे बैक्टीरिया में तो फ्लैजिला पाया नहीं जाता, लेकिन जिसमें भी पाया जाता है उसमें भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। देखो फ्लैजिला के भी ना टाइप्स होते हैं,
जैसे कि किसी बैक्टीरिया में सिंगल एक ही साइट पे अगर फ्लैजिला पाया जाए तो उसे किस टाइप का फ्लैजिला कहेंगे? मोनोट्राइकस। किसी भी बैक्टीरिया में सिंगल एक ही टाइप पे अगर फ्लैजिला पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। अगर एक ही साइट पे ट्रप्ट लाइक स्ट्रक्चर हो, मतलब 2-3 एक ही साइट पे अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? लोपोट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला दोनों साइड प्रेजेंट हो, बॉडी सरफेस के 2 साइड प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? एम्फीट्राइकस। और अगर बैक्टीरियल सेल के या बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस के चारों तरफ फ्लैजिला पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस। ऐसे 4 प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल में। कौन कौन से? मोनोट्राइकस, लोपोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। क्लियर हो गया?